वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि लास्ट 20 डेज में हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। ये 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजाइन के सवाल बहुत होते हैं, इसमें डेटा बहुत होता है। क्या क्या आपको एग्जाम के दिन रिक्वायरमेंट है, अब आपको इसको अटेम्प्ट करना कैसे? थोड़ा सा ये लास्ट वन पे अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, और इन वो सारे- हॉर्स बन जाइए जो लास्ट वन पे बिल्कुल तेज भागता हो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी बच्चों का यहाँ पर इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल द स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियरिंग, वेदर इट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. All those students who are going to appear for Engineering Services 2023 Mains Examination. This video is very very important video. सभी बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. Here we are going to discuss last 20 almost 20 दिन बचे हैं, almost 20 days बचे हैं आप लोगों के एग्जाम को कंडक्ट होने में. क्या परफॉर्मेंस आपकी होने वाली है? ऑल ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल, वी नो वेरी वेल. आपको तो बहुत अच्छे से मालूम है, आपसे ज्यादा अच्छे से हम लोगों को मालूम है, बिकॉज अंडर the guidance of fair guidance of our good faculty members under the good institution आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है. तो ये मेहनत रंग लाने वाली होती है. और एक बात बिल्कुल ध्यान से समझिए, जो रेस का घोड़ा होता है जीतने वाला, वो लास्ट मोमेंट पे अपनी स्पीड को बहुत बढ़ा देता है. तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि लास्ट 20 डेज में हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, अपनी पढ़ाई की समय रिदम क्या होना चाहिए, रिलेटेड टू वेरियस एस्पेक्ट्स. आपके कोर्स की बात भी होगी, आपकी हेल्थ की बात भी होगी, आपके स्लीपिंग आवर्स भी यहाँ डिस्कस होंगे. और लास्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग द डे व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर इन एक्चुअली इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर, जिस समय आप पेपर लिख रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, उस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है. सो आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म. वी आर हियर टू गाइड यू. मैं अमित कक्कड़, हमारे साथ सागर डुडेजा सर सिविल इंजीनियरिंग के, सुनील तिवारी सर, सब लोग आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे. और एक एक पॉइंट को आपको लिसन करना है, किसी भी पॉइंट को कहीं पर छोड़ना नहीं है, और इफ पॉसिबल नोट कर लेना है. बिल्कुल, ऑल राइट. ईसी और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए मैं अपने इनपुट्स दूंगा, सर मैकेनिकल और सर सिविल के लिए कंबाइंडली हम लोग सारी ब्रांच को ध्यान में रख करके इनपुट्स देंगे. और ये लास्ट 20 डेज में आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है उस पर पूरी चर्चा करने की कोशिश की जाएगी. क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, आपको ध्यान में रखना है. पर्टिकुलरली आपको पेपर के दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बात पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा. और बाकी के ये 20 डेज में आपको कैसे अपनी स्ट्रेटजी को एकदम अच्छे से गियर अप करना है, किस तरह से प्लान बनाना है और किस तरह से बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे. राइट, तो चलिए शुरुआत किया जाए. और जैसा कि सर ने आपको बताया कि हम हर पहलू को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मैनेजिंग स्टडीज, मैनेजिंग योरसेल्फ, और साथ ही साथ ऑन द एग्जाम डे व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. यस सर, एग्जाम की तैयारी करना और फाइनली एग्जाम में अपीयर होके उसको आउटकम को एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट कर लेना, दो अलग अलग बातें. दो अलग अलग बातें. सब बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन जो बच्चे इस बात पे ध्यान नहीं देते कि हम अपनी तैयारी को कैसे फाइनली मटेरियलाइज कर लें, वो लास्ट मोमेंट में हम कैसे उसका आउटकम ले लें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपने देखा हो तो एग्जैक्टली ये 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउटकम में 3 पॉइंट्स आते हैं, जिन 3 पॉइंट्स में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे. मैनेजिंग योर स्टडीज, इस समय आप अपनी स्टडीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं. मैनेजिंग योरसेल्फ, अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट इज योर फिजिक्स. आपकी बॉडी की फिजिक्स अगर अलाउ नहीं करेगी, आप कुछ भी नहीं तैयारी कर पाएंगे इस समय. बहुत बच्चे लास्ट मोमेंट पे जाके बिल्कुल डिम हो जाते हैं. हाँ, कई बीमार हो जाते हैं, हाँ, कई बीमार हो बार जाते हैं, गिव अप कर टेंशन हो देते जाता हैं, है. बहुत सारी स्ट्रेस, स्ट्रेस, सबसे बड़ा स्ट्रेस एग्जामिनेशन स्ट्रेस. तो उस चीज को कैसे मैनेज करना है, अपनी बॉडी को कैसे मैनेज करना है, बिकॉज व्हेन द बॉडी विल अलाउ देन दीस थिंग्स विल बी एग्जीक्यूटेड. एंड लास्ट इज ऑन द एग्जाम डे. तो सागर डुडेजा सर आपको सबसे पहला पॉइंट मैनेजिंग स्टडीज में डिस्कस करने जा रहे हैं. हाँ, तो स्टडीज को मैनेज करने के लिए जरूरी है कि हमने जो अब तक पढ़ रखा हुआ है, हम लोग उनमें से पिक करें whatever the most important questions, जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगते हैं या फिर आपको मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगते हैं, इस तरह के जो सवाल हैं जिसमें आपको समय ज्यादा लगता है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं, बाकी ये सब ब्रांचेस के लिए वैलिड है. करेक्ट.
स्ट्रक्चर के सवाल, एक एक क्वेश्चन कभी कभी 20 से 25 मिनट या कभी कभी आधा घंटा भी ले सकता है। तो हमें मेक श्योर करना होगा उन तरह के सवालों की प्रैक्टिस अच्छी करें, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आएंगे और हमारा समय लेंगे। अगर हम वहां अपना 5-5, 10-10 मिनट बचा लेते हैं सर, तो दैट विल बी जनरेटिंग मोर टाइम फॉर अदर क्वेश्चंस। यस, एंड सर वो क्वेश्चन देखिए, सर ने बोला आएंगे, मैं एक पॉइंट और ऐड करता हूं उसमें, वो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। आप एक बारी देखिए PYQs, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या, ऑल PYQs दे आर हैव बीन आस्क्ड इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बिल्कुल, फॉरेस्ट सर्विसेज एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सर ने बोला बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, सर सिमिलरली एवरी ब्रांच इज हैविंग सम काइंड ऑफ। हमारे मैकेनिकल में जो है पावर प्लांट के क्वेश्चंस, बिल्कुल, स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन के क्वेश्चन 30-35 मिनट्स ले लेते हैं। बिल्कुल याद कर लीजिए उनको, 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार रिवीजन करके इस समय। सेम अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जहां पर आपको वेव फॉर्म्स बनाने होते हैं या मशीन के क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो जाते हैं। इसी तरह से ईसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पलीफायर के एनालिसिस के क्वेश्चंस हैं, या कंट्रोल सिस्टम में आपको पोलर प्लॉट बनाने के क्वेश्चंस आते हैं, या इसी तरह से आपको जब वेव फॉर्म रेक्टिफायर वगैरह के लिए वेव फॉर्म्स ड्रॉ करनी होती हैं, तो इन एरियाज के जिनके क्वेश्चंस बहुत प्रिडिक्टेबल हैं, एम्पलीफायर के क्वेश्चंस बहुत प्रिडिक्टेबल हैं, या ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल हैं, उनकी प्रिपरेशन अभी से अच्छे से कर लीजिए ताकि एग्जाम के दिन आप अपना समय बचा सकें। तो ये पहला पॉइंट आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मालूम है PYQs जितने भी कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं पूरी प्रैक्टिस करिए, इवन मेंस एग्जामिनेशन की भी आपने यहाँ पर प्रैक्टिस करिए, कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स की। सारे PYQs आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशंस के आप कलेक्ट कर लीजिए, अपनी कॉपी में है। उनमें जो डिफिकल्ट है उनको सर 2-2, 3-3 बार रिवाइज कर लें। मोस्ट डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। इनफैक्ट उनका अगर आप फोटो लेकर के रख लें ताकि बार बार वो ओपन ना करना पड़े, पेजेस दिमाग से निकल जाता है, तो अपन अपनी गैलरी को एक बार वो करें, क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन करें, तो अपने को स्टेप्स याद रहें। जैसे फॉर एग्जांपल सर डिजाइन के क्वेश्चंस हमारे सिविल में बहुत आते हैं, चाहे वो आरसीसी में हो, चाहे वो स्टील में हो, या फिर वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हो। करेक्ट, डिजाइन के सवाल बहुत आते हैं, इसमें डेटा बहुत होता है, तो इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो भी कभी मिस हो सकते हैं, चेक लगाना है वो मिस हो गया। तो इसीलिए इन सब का बेटर होगा कि जिसमें बहुत ज्यादा स्टेप्स होते हैं तो उनको आप एक बार फोटो लेकर के या फिर अलग से आपने लिख रखा होगा तो उनको रेगुलर रिवीजन जरूर करें। क्विक रिवीजन, समझ रहे हैं ना, मोटी मोटी कॉपीज देखने का टाइम नहीं होता, आप खोज नहीं पाओगे क्वेश्चन कहाँ है। उनकी एक फोटो लेके, क्रक्स लेके अपने पास रखें अलग से। बिल्कुल, करेक्ट। अगला पॉइंट सर। जी सर, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। हाँ बिल्कुल नहीं। डेरिवेशंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, एवरी कोर्स दे आर आस्किंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज पहले सर पेपर जब हम लोगों का 200 मार्क्स का होता था कन्वेंशनल पेपर, तो दे डिडंट आस्क थ्योरेटिकल एंड डेरिवेशंस। जब से ही पेपर 300 मार्क्स का हुआ, पेपर 1 और पेपर 2, दे आर सपोज्ड टू बी आस्किंग एवरी ईयर। बिल्कुल, प्लेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड डेरिवेशन। थ्योरी में भी खास करके क्लासिफिकेशन, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उनमें अगर कोई ऐसी डिवाइस है जिसका क्लासिफिकेशन आ रहा है, वो खूब पूछते हैं वो सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अभी सर एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने लास्ट ईयर पेपर्स में, कोरियोलिस एक्सेलरेशन, बताइए व्हाट इज कोरियोलिस एक्सेलरेशन, जस्ट एक्सप्लेन इट। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस, बिल्कुल इग्नोर मत करें, क्योंकि बच्चे न्यूमेरिकल्स को लेके बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, देना भी चाहिए, बट कुछ समय इसके लिए भी निकालें कि जब आए वहां पर तो हम इसको कर पाएंगे। और सर ना हर ब्रांच में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एकदम प्रिडिक्टेबल हैं कि आएंगे ही आएंगे। Correct. जैसे उदाहरण के तौर पर मटेरियल साइंस होती है, वहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही बनते हैं, या आपके अन्य कई सारे सब्जेक्ट है, मटेरियल साइंस, ईसी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए हो जाती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। इसी तरह से सिविल में बिल्डिंग मटेरियल्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, एनवायरमेंटल में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, प्रोडक्शन है, मैकेनिकल में प्रोडक्शन है। तो ये एकदम फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएंगे, तो उनको पहले से आप तैयार करके रखिए और पता कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उन क्वेश्चंस की थ्योरी पृष्ठ में लिख करके रखिए ताकि आपके पास पेज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है, और थ्योरी में आपको पता हो कि 10 नंबर के लिए आप कितना लिखेंगे, 15 नंबर के लिए आप कितना लिखेंगे, 20 नंबर के लिए कितना लिखेंगे। ऑप्टिमम टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी। 10 नंबर के क्वेश्चन में आप पन्ने के पन्ने भरते चले जा रहे हैं, इतना स्पेस भी नहीं है, बिकॉज अभी हम लोग बात करेंगे जो स्पेस अवेलेबल होता है उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है। बिल्कुल सर। सर एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ थ्योरी के लिए। थ्योरी के क्वेश्चंस को अगर हमें याद रखना है तो एक सिंपल सी ट्रिक ये होती है कि अगर हम, जैसे हमारे पास आंसर है उसका, उसमें हम जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं,
जिससे हमें सेंटेंसेस याद आ जाते हैं। याद आ जाते हैं, यस। उन कीवर्ड्स को जरूर अंडरलाइन कर लें या मार्क कर लें या अपनी हाँ, कॉपी या में पॉइंट वाइज लिख लें। या पॉइंट वाइज लिख लें, जस्ट कीवर्ड्स। उन कीवर्ड्स को जब आप जोड़ेंगे एग्जाम में तो आपके सेंटेंसेस अपने आप जनरेट हो जाएंगे। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ निमोनिक्स होते हैं, जैसे सर मान लो सीमेंट बनाने के अपने जो चाहिए रहता है रॉ मटेरियल्स, उसको निमोनिक्स बना दिए, अपनी भाषा में उसको कर दिए, कुछ डायग्राम होते हैं, कर्व्स होते हैं। हाँ, तो निमोनिक्स के तरीके से अंडरलाइन कर लिए, कीवर्ड्स कर लिए। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको किसी भी तरीके से बस ऐसा है कम समय में बार बार वो लाइन बाय लाइन रिवाइज ना करना। एक थंब रूल हमेशा ध्यान रखिएगा, एक ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, 20 students are going to answer, every student is going to write the same point, but the way of writing is different. जिस क्वेश्चन को एग्जामिनर को चेक करने में सबसे कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को मार्क्स सबसे ज्यादा देंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन करिए, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करिए, जैसे सर ने आपको बोला, सुनील तिवारी जी ने भी बोला आपको। तो सभी हम लोग, वी ऑल आर फैकल्टी मेंबर जो आपको उस बात पे गाइड कर रहे हैं। कहीं फ्लो डायग्राम बन सकता है, वो बनाइए, कहीं कोई कर्व से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, वो करिए, टेबुलर फॉर्म में हो सकता है, टेबुलर फॉर्म में हो सकता है, वो करिए। बहुत बढ़िया पॉइंट सर ने ऐड किया है, टेबुलर फॉर्म में हो सकता है, वो करिए। बिल्कुल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आपको विशेष ध्यान देना है। बिल्कुल 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 सर। और उसी के साथ साथ स्टडीज को मैनेज करने के लिए जो इनका समय है, हाँ, इस समय सेल्फ स्टडी कितनी होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, इनका टाइम सर। तो सुबह हमें मालूम है कि सुबह सुबह एग्जाम तो देना है, यानी कि सुबह 9:30 बजे से लेकर के 12:30 तक के एक पेपर तो देना ही है। उसके बाद फिर 2 से लेकर के 5 बजे तक के दूसरा पेपर भी देना है। तो व्हाई नॉट हम इस टाइम पे अपने हाथों को और अपने दिमाग को दोनों को सिंक करने की प्रैक्टिस करें, और इस टाइम पे हम जितने भी हमारे टेस्ट सीरीज हैं हमारे मेडिजी के इस साल के, और अगर आप कहीं से पता लगा पाए, मिल जाते हैं 2-3 साल पुराने भी इकट्ठा कर करके, क्योंकि क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट। करेक्ट। तो आपको एक रेंज भी मिल जाएगी, और इस दौरान मेक श्योर ये करिए कि इस दौरान पेपर अटेम्प्ट करिए। कुल मिलाकर के आप अपनी ना बायो क्लॉक को सेट करिए अकॉर्डिंग टू दिस टाइम, और उस समय आपका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा। अगर 20 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे कि आपको इस समय पर पढ़ना है, तो एग्जाम के दिन आप हैबिचुअल रहेंगे और आप अपना बेस्ट दे रहे होंगे। बिल्कुल सर, बिकॉज एग्जामिनेशन स्ट्रेस से फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल। आपको लगेगा कि जैसे हम रोज प्रैक्टिस करते हैं ना, इस समय 2 पेपर देने की, तो वो समझ लीजिए वही प्रैक्टिस में एक दिन और है। यू विल नॉट बी हैविंग इतना बड़ा यूपीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं, और द मोमेंट स्ट्रेस goes out from your brain, you will be having a real time performance. आपके सोने जागने का टाइम फिक्स हो जाएगा, तो जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले एंजाइटी की वजह से नींद नहीं आती है, वो सारी प्रॉब्लम अभी से दूर हो जाएगी। अभी से करेक्ट, बिल्कुल। अब उस रूटीन में आ जाइए। 100 की सीधी बात जो इस पॉइंट पे वी वांट टू हाईलाइट, कि जो उस दिन आपको परफॉर्म करना है, नाउ इट इज अ करेक्ट टाइम। अभी तक तो ठीक है, आप लोगों का था मेरी रात में एफिशिएंसी पढ़ने की ज्यादा है, दिन में ज्यादा है, दिन में कम है, रात में कम है, बट ये एग्जाम का टाइम रात में नहीं है। बिल्कुल, वो टाइम फिक्स है। तो अब उस रूटीन में, रिदम में आ जाइए। बिल्कुल। सिंक्रोनाइज योर बॉडी, सिंक्रोनाइज योर बायोलॉजिकल क्लॉक विद दिस क्लॉक। बिल्कुल, राइट, यस सर। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि कैसे आपको स्टडीज को इस समय मैनेज करना है। एक और बात सर सिविल वालों के लिए करना चाहूंगा। आप लोग के जैसे आरसीसी में, स्टील में, एनवायरनमेंट में आईएस कोड्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल्स होते हैं, इनके नंबर्स को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इनको आपको आंसर्स में एज योर रेफरेंस देना पड़ेगा। बिना रेफरेंस के इन सब्जेक्ट्स के आंसर्स मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ डिजाइन कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस जरूर दे करके करेंगे। बस सर, ये बात थी। बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। द सेकंड पॉइंट इज मैनेजिंग योरसेल्फ, हाउ टू मेक योर बॉडी टू बी परफेक्ट। सर एक बात तो बिल्कुल 100% है। फर्स्ट पॉइंट व्हिच आई वांट टू ऐड, हैव अ गुड स्लीप। मतलब 6 to 7 hours कंपलसरी है ऑफ स्लीप, और कोशिश करिए रात में ही सोने की, क्योंकि तभी आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को उस रूटीन में ला पाएंगे। नहीं तो पूरे दिन आप पढ़ नहीं पाएंगे और वो क्लॉक आपकी सेट नहीं हो पाएगी, और दिस इज द राइट टाइम। तो 6 से 7 घंटे की बिल्कुल स्लीप लीजिए, जिससे आपके माइंड में जो है सारे ऑल द हार्मोन्स एंड एंजाइम्स और व्हाटसोएवर इट इज प्रोटीन सब बिल्कुल बैलेंस रहे,
और you will be stress having a least stress in your mind. थोड़ी सी टेंशन सबको होती है. होती But that सर tension. मेरे को तो नींद ही नहीं आती थी। मैं मतलब ये पता था कि सोना है, हाँ. लेकिन नींद नहीं आती थी। नींद नहीं आती. अच्छा, मैं- अगर किसी को ये प्रॉब्लम है सर, जो आपकी प्रॉब्लम है, हाँ। तो उसकी रेमेडी ये है हाँ। कि एक दिन ना भी अगर आप सोएं तो इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं नहीं पड़ने वाला पड़ता। आपकी बॉडी पर। बस तब तक कि जब तक आप इस चीज को बार बार सोचना ना शुरू सोचे करें ना। कि हमें हाँ, नींद नहीं हाँ, आई है, आप उस चीज को इग्नोर करें। अगर नहीं भी सो पा रहे हैं एक दिन पहले तो आप इग्नोर करें और एज यूजुअल आप एग्जाम में अपीयर करें, देखिए, आप अपना बेस्ट देने The main point is स्ट्रेस सभी को है. हाँ। बिल्कुल। स्ट्रेस लेस स्टेट जो है वो एक डेड पर्सन की है. बट वी ऑल आर अलाइव. Alive. बट स्ट्रेस शुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एंजाइटी. सही बात अगर एंजाइटी में कन्वर्ट हुआ तो परफॉर्मेंस गई फिर आपकी. सही बात है। ठीक है, तो थोड़ा कोशिश करिए अगर हम इस रूटीन में आ पाए. 6 to 7 आवर्स जरूरी है। ये जरूरी है. मेडिकली ये- रिकमेंडेड है. प्लीज बिल्कुल। लेट मी से मेडिकली रिकमेंडेड है. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ऑल द पर्संस आर गोइंग. सर, सेकंड मैं पॉइंट सर इसमें जब ऐड करिए नींद- फूडिंग हैबिट सर। हाँ, और जब- खास तौर पर गर्मी को ध्यान में वेरी रखकर इंपॉर्टेंट. वेरी फूड. इंपॉर्टेंट। इस इस समय समय health फूड खराब पॉइजनिंग होना- नहीं होना चाहिए किसी को, कुछ भी अनाप शनाप मत खाइए। छोटा से छोटा इन्फेक्शन भी हुआ तो आप समझ लीजिए 4-5 दिन गए. हम्म, कोशिश करिए. इट्स माई humble suggestion to all of you, humble request to all of you, all the students who are going for this examination. इस समय वो कहीं भी घर से बाहर निकले, वैसे तो लीस्ट निकले, और निकले भी तो मास्क को यूज करें. मतलब बेटर देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. मास्क को यूज करें और कहीं और का ना पानी ना पिएं। पानी ना पिए. यस. ये टेक योर ओन वाटर, है ना। हमेशा अपना पानी ना अपने साथ में बिल्कुल. रखिए। चाहे कोई आपको चाय पिला दे, पी लो, खाना भी खा लो, पानी से बचो। कुक्ड है, वो कुक्ड है, कुक्ड इसलिए फूड बच है गए तो हो. चलेगा। हाँ. बिल्कुल। हाँ, तो टेक योर ओन वाटर। अच्छा, उसी के साथ साथ सर एक चीज और आती है, जैसे क्या होता है, आप ना थोड़ा सा कम ही खाएं। Yeah, right. जैसे अगर आपका 100% 5 रोटी खा के पेट भरता है, तो जस्ट स्टे, मतलब 3 से 4 रोटी पे बस करो। लास्ट अर्ज को आपको कट करना. लास्ट अर्ज यू अंडरस्टैंड? लास्ट अर्ज. जब समय आता है ना, जब हमें लगता है बस एक रोटी और खा ले और हमारा खाना खत्म हो गया, वो छोड़ देनी. फिर देखिए आपकी बॉडी कितनी एक्टिव रहेगी. बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मतलब दादाजी कहते थे हाँ. कि इंसान के पेट में भूख जब तक जिंदा है, हाँ. तब तक इंसान काम कर रहा है। काम कर रहा है. भूख शांत हो जाती है तो इंसान को नींद आ जाती है। तो नींद ना आए, नींद टाइम पे आए। और रात में जैसे कभी कभी नींद नहीं आती थी, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, आई यूज्ड टू लाइक थोड़ा सा जॉगिंग कर लिए, Correct. थोड़ा सा बाहर जाकर के दौड़ के आ गए 15-20 मिनट, तो बॉडी को थोड़ा थका दिए ताकि सो जाए। Correct. वो 15-20 मिनट यूटिलाइज हो जाएंगे, 6 से 7 घंटे अच्छी नींद आराम से नींद आएगी. और नींद ना आने पर प्लीज मोबाइल या सोशल मीडिया पे जाने का समय नहीं है, हाँ, फिर pure और wastage. नहीं आएगी। हाँ, प्योर वेस्टेज, और आपके दिमाग को और खोल देगा। और उस समय तो आपको मतलब सोने के टाइम के 1 घंटे पहले तो आपको कोई कॉफी चाय कुछ नहीं बिल्कुल बिल्कुल हटा दीजिए उससे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट. तो ये 2 पॉइंट हम लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट थे. मैनेजिंग योरसेल्फ का मतलब आपकी हेल्थ कैसे परफेक्ट. इफ हेल्थ इज परफेक्ट, फर्स्ट पॉइंट विल बी ओके. हाँ नहीं तो आप स्टडीज को मैनेज नहीं कर पाएंगे और लास्ट मोमेंट पे हारेंगे. हाँ। ठीक और है, हम इसको चाहते हैं मैं अब लास्ट मोमेंट पे जीते. एक ऐसे फ्रेम कर दे रहा हूँ, हाँ। ईट लेस। हाँ. ये पॉइंट आप लोग लिख लो, ईट लेस, ईट राइट। ईट राइट. लिक्विड डाइट, लिक्विड का ज्यादा इनटेक रखें डाइट में जितना हो तो सके। ये 3 पॉइंट है. हैव अ गुड स्लीप, ईट लेस, ईट राइट. अच्छा, उसके अलावा Right. सर अब दोस्ती यारी पे भी बता देते हैं कि थोड़ा सा जो है ना, अभी बहुत ज्यादा पढ़ाई को लेकर के किसी से चर्चा ना करें। अभी थोड़ा अपनी पढ़ाई अपने तक सीमित रखें। फोकस. हम जब किसी से बात करते हैं, मान लो एक पॉइंट आपको नहीं पता, तो फिर आपका दिमाग उसी पे चलने लगेगा Correct. कि ये मुझे नहीं आता। Yes. आपका दिमाग उन 99 चीजों से हट जाएगा जो आपको पता है। तो इसको ना सर बोलते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। अपन मिसिंग टाइल सिंड्रोम में क्या होता है, आदमी यही सोच रहा होता है कि उसके पास क्या मिसिंग है, वो ये नहीं देख पाता है कि उसके पास क्या है। करेक्ट. तो इस मोमेंट पे क्या है, हमें लगता है कि हम सबसे आगे रहें, फिर हमें एक चीज नहीं पता होती है, तो हम इस मिसिंग टाइल सिंड्रोम के चलते उसके ही बारे में सोचने लग जाते हैं। लास्ट टाइम जो आपका ये होता है ना, ये पेपर के 20 दिन पहले या 25 दिन पहले या 15 दिन पहले, ये पढ़ने का नहीं होता, ये अपनी पढ़ाई को रियली मटेरियलाइज करने का होता है। वो समय आ गया कि पढ़ तुमने बहुत लिया है, लेकिन वो बस हमारी अब इफेक्ट मटेरियलाइज हो जाए और वो फाइनल आउटपुट में नजर आ जाए। और इस समय ना डिस्कशन से आपको कोई बहुत प्रोडक्टिव चीजें नहीं मिलेंगी। ये डिस्कशन का समय बिल्कुल है ही नहीं। डिस्कशन के बाद इंप्लीमेंट करने का भी टाइम नहीं है। हाँ, अब तो फाइनल सिमुलेशन का टाइम है कि जो आपने पढ़ लिया वो दिमाग में रह जाए। दैट्स इट। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस समय तो आप ये देखो कि कौन सी ऐसी चीज आपने पढ़ ली और वो कहीं आउट ऑफ रिवीजन तो नहीं रह गई। रह गई तो 2 बार देख लें,
दैट्स द पॉइंट। कोई नई चीज पढ़ने का निगेटिव लोगों से तो बहुत बचिए बहुत इस समय। अगर कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है जो बहुत निगेटिव पर्सन है, उससे दूर रहिए। टॉक टू योर पेरेंट्स, यस, टॉक टू योर पेरेंट्स, दे आर द बेस्ट मोटिवेटर। आपकी बॉडी को मोटिवेट करने वाले सबसे पहले आप खुद हैं, उसके बाद आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है ना। तो कभी अगर थोड़ा सा भी डिमोटिवेशन लगे, टॉक टू योर पेरेंट्स। बिल्कुल राइट। एक और चीज, भरोसा रखो खुद पर, ठीक है। जो पढ़ाई किए हो बहुत अच्छी ठीक है, की है। बहुत अच्छी की हो बहुत आप। बढ़िया की है। स्टे पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचिए। अच्छा सोचोगे तो एग्जाम में भी आप लोगों को और जो है बेहतर थॉट्स आएंगे Correct. और आपको अपने अंदर ही पॉजिटिविटी फील होगी क्योंकि मेहनत तो आपने की है। Correct. नेगेटिविटी से काम खराब ही होगा। तो ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे और आई होप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से इसको नोट कर लिया है। बिल्कुल सर अगले पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ऑन द एग्जाम डे। इस डिस्कशन को हम लोग दो पार्ट पे स्प्लिट कर रहे हैं। पहला तो एग्जाम डे, जब तक आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ऑन द एग्जाम डे का मतलब ये प्रिपरेशन आपकी एक दिन पहले से चालू हो जाती है कि अगले दिन क्या करना है। तो सागर सर, सुनील तिवारी सर, कुछ इनको हाइलाइट्स करिए। बिल्कुल। पहली चीज तो जो आपको अपना सेंटर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कहां पर आपका सेंटर है, ठीक, उसको पहले से लोकेट कर ले और सफिशिएंट टाइम पता हो कि किस, जैसे 9 बजे से पेपर है तो अब 8 बजे से पहले पहले वहां पर पहुंच जाएं। 1 घंटे का मार्जिन अपने पास रखिए, डिस्टेंस उस हिसाब से कैलकुलेट करके रखिए। दूसरी चीज, क्या क्या आपको एग्जाम के दिन रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको आधार कार्ड चाहिए, आपने एडमिट कार्ड देखा होगा तो उसमें आधार कार्ड या जो भी आईडी कार्ड है वो साथ में लेकर के जाइए। एज वेल एज आपको एडमिट कार्ड चाहिए, पेन पेंसिल कितनी चाहिए, ये सारी चीजें एक दिन पहले रेडी कर लो। सब एक दिन पहले रेडी करके ये ऑन द एग्जाम डे की परफॉर्मेंस बिफोर, बिल्कुल प्रायर होगी आपकी। हाँ, क्योंकि उस समय जाके कहीं ऐसा ना लगे कि ये भूल गए और इसकी वजह से आपको प्रेशर बने। हाँ, प्रेशर और एक स्ट्रेस, और वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी वहां पर। पहला क्वेश्चन गलत हुआ, आगे का फिर एग्जामिनेशन इफेक्टेड है। बिल्कुल सही बात है सर। ये बात तो पहला क्वेश्चन गलत हुआ तो आगे का एग्जामिनेशन इफेक्टेड। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेटर्स, हाँ, बहुत जरूरी। हम लोग तो बात कर रहे थे कि एडिशनल एक कैलकुलेटर रखे, सेम कैलकुलेटर रखो। हाँ। एक और जस्ट टू बी सेफ, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार कुछ गड़बड़ होनी होती है तो कुछ भी हो सकता है। उसी कैलकुलेटर को साल 2 साल से यूज कर रहे हैं, खराब होना था उसी मोमेंट पे खराब हो गया। ऐसा हो चुका है एक स्टूडेंट के साथ पहले भी। वन पॉइंट आई वांट टू हाईलाइट, इसमें कुछ बच्चे गलती करे हैं और वो उन्होंने धोखा खाया, फिर उन्होंने आके बताया। तो दैट रियल टाइम डिस्कशन वी आर गोइंग टू हैव हियर। लास्ट मोमेंट पे अपना कैलकुलेटर चेंज मत करिएगा। हाँ, बिकॉज 991 ESB अलाउड है, MSB अलाउड है। लास्ट मोमेंट पे आपका कोई कैलकुलेटर नहीं मिल रहा या खराब हो गया, आपने बोला अरे चलो दूसरा मॉडल तो है, वो ले चले, आप वहां पर परफॉर्म करने से लैग कर जाएंगे। तो आप उसको इमीडिएटली अरेंज करो, जिस मॉडल पे आप काम कर रहे थे आपको वही लेके जाना है। वही सेम 2 कैलकुलेटर रखिए। अरे एक स्टूडेंट का वो डेस्क पे रखा था, वो गिर गया, नीचे गिर गया। हाँ, ये केस मेरे पास भी आया सर, एक बार आपके पास भी आया, मैकेनिकल का स्टूडेंट। हाँ, मैकेनिकल का स्टूडेंट था, सोचो। तो वो गिर गया और उसी मोमेंट पे बंद हो गया। कुछ भी हो सकता है। एग्जामिनर उसने बोला सर ही रिक्वेस्टेड टू द अदर स्टूडेंट्स की अभी आप नहीं कर रहे हो, आप दूसरा आंसर लिख रहे हो, बट एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं हुआ। मतलब वहां पर जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे थे, दे हैव नॉट अलाउड बिल्कुल कि आप किसी से बोरो करें। तो मेक श्योर। अच्छा, इसमें सर एक आध दो केस ऐसे भी आए हैं, जैसे अगर किसी का सेंटर बहुत रूरल एरिया में पड़ा होगा, अगर दिल्ली में पड़ा है तो यहाँ के सेंटर सारे जानते हैं, करेक्ट। लेकिन रूरल एरिया में अगर सेंटर पड़ा होगा तो कई बार कैलकुलेटर को लेकर के जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो बड़े एप्रीहेंसिव होते हैं कि ये साइंटिफिक है या नॉन साइंटिफिक है। तो आप पहले ही वहां पर पहुंच करके और ये सब बातचीत कर लीजिए कि सर ये कैलकुलेटर है, ये एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है। ऐसा ना हो कि आपके आर्गुमेंट्स में आधा घंटे वेस्ट हो गए या टाइम डिले हो गया। ग्राफिकल कैलकुलेटर्स, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स, दे आर नॉट अलाउड। बिल्कुल। रेस्ट एवरी साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड। बिल्कुल, है ना? तो अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज है तो वहां इन्विजिलेटर्स को पता होता है, लेकिन टियर 2 सिटीज या टियर 3 सिटीज में इन्विजिलेटर्स को कई बार नहीं जानकारी होती है। तो आप पहले बातचीत कर लीजिए कि ये अलाउड है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो अपनी हायर अथॉरिटीज से बात करके और उसको रेक्टिफाई कर लेंगे वेल बिफोर द एग्जामिनेशन। इसलिए पहले पहुंचना बहुत जरूरी है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मेक दिस पॉइंट टू बी वेरी क्लियर। So regarding the sir pen, पेन्स तो जिन पेन से आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, और जो जिससे इतनी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, डू नॉट चेंज, यूज द सेम पेन। यूज द सेम सेम पेन। पेन। कलर ब्लैक यूज करें प्रेफरेबली। हाँ, ब्लैक, ब्लू ब्लैक ब्लू और ब्लैक दोनों ही चल सकते हैं। हाँ, ब्लू ब्लैक। किसी जगह से अंडरलाइन करना है तो यू आर गोइंग टू राइट समथिंग, या हेडिंग डालनी है तो आपने एक पेन यूज कर लिया, बाकी दूसरा। बिल्कुल। कहीं कोई स्टार मार्क करना है ना, कोई ग्राफ बनाना है, उसकी एक्सिस आपने डिफरेंट कलर से बना दी, ग्राफ डिफरेंट कलर से, बट ब्लू एंड ब्लैक ओनली, दो देयर शुड नॉट बी एनी थर्ड कलर। बिल्कुल। और दूसरी चीज, डोंट यूज जेल पेन। जेल पेन्स आर नॉट अलाउड, ओनली बॉल पॉइंट पेन्स आर अलाउड। तो जेल पेन बिल्कुल यूज नहीं करिए। डोंट यूज इंक
pens, only ballpoint pens are allowed, and that too only blue and black. ठीक, कोई डायग्राम आपको बनाने का मन कर रहा है तो पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि डायग्राम फ्री हैंड प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इतना समय नहीं रहता है कि आप जब तक कहा ना जाए, अगर ऑन द स्केल कहा गया है तब ड्रॉ करिए, अगर ऑन द स्केल नहीं कहा गया है तो आप सिमेटिक डायग्राम को फ्री हैंड ड्रॉ करने की प्रैक्टिस अभी से करके रखिए। बिल्कुल 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 सर। एक चीज जो अभी, क्योंकि अपने पास है क्यू कैब और अपने पास है लिमिटेड स्पेस, हाँ अभी इस पे बात करेंगे हम लोग, इस पे अपन लोग बात करने वाले हैं, बहुत उस पे आ रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखिए ये तो हुआ कि एग्जाम डे की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब जो डिस्कशन हमारा होने जा रहा है वो उन 3 आवर्स के लिए होने जा रहा है कि जब आप एग्जाम में पेपर आपको मिला, राइट? सो व्हाट शुड बी, व्हाट आर वेरियस थिंग्स आर देयर इन आवर माइंड, राइट? उस समय में उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरह से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 पेपर है हम लोगों के, बोथ ऑफ द पेपर्स कंटेनिंग 300 मार्क्स, पेपर 1 एंड पेपर 2, बिल्कुल सर, ऑल इंजीनियरिंग्स, राइट? बोथ पेपर्स आर कन्वेंशनल, कोई ऑब्जेक्टिव का सवाल नहीं है यहाँ पर। दोनों पेपर्स में अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8, राइट? आपको 8 क्वेश्चन ये मिलेंगे, ठीक है ना? अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8। अब ये जो 5 क्वेश्चंस हमें करने हैं, ये कैसे करने हैं? पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ध्यान रखिएगा, द स्ट्रेटजी इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, बोथ ऑफ द पेपर्स, व्हाटएवर वी आर गोइंग टू डिस्कस, पेपर 1 में भी आपको वही मिलेगा, पेपर 2 में भी वही मिलेगा। पेपर 1 इज आल्सो हैविंग 2 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए इज हैविंग 4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, देन सेक्शन बी 5 6 7 8, करेक्ट? सिमिलरली पेपर 2 में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए 4 क्वेश्चंस, देन 5 6 7 8 4 क्वेश्चंस हियर इन सेक्शन बी। मेक श्योर दिस पॉइंट क्लियरली आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। देखिए होता क्या है, व्हाटएवर वी आर गोइंग टू मेक दिस वीडियो, इट इज बेस्ड ऑन पास्ट ईयर, पैटर्न ऑफ द पेपर इज सेम, बट समटाइम्स सम चेंजेस मे हैपन, राइट? तो इसीलिए वो क्या करते हैं, पेपर में क्लियरली इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़िए, केयरफुली पढ़िए, राइट? कभी कोई सर कोई पार्ट उन्होंने चेंज कर दिया, हाँ, तो वो नोशन में मत रहिए पुराने वाले, वो आप वीडियो के चक्कर में मत रहिए। हम लोग जो बना रहे हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस से बना रहे हैं, लास्ट ईयर पेपर, लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर, लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर। कोई पॉइंट चेंज हो गया तो वो इंस्ट्रक्शंस आपको बताएंगे, बट एज पर द करंट इंस्ट्रक्शन जो लास्ट ईयर तक हुआ है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, this first question, that is the question number 1 and question number 5, they are compulsory, ये आप छोड़ नहीं सकते बेटा, ये चॉइस में नहीं है, राइट? तो ये तो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेंगे, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। बिल्कुल। नाउ अब इसके बाद बचते हैं 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में 2 3 4 और सेक्शन बी में 6 7 8, टोटल हमें 5 करने हैं। 5 में ये 2 तो कंपलसरी हो गए, अब बचे 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन में भी 1 क्वेश्चन फ्रॉम हेयर and 1 question from here is compulsory, मतलब you have to select 1 from each section, reading this, ये तो करना ही करना है। इसके अलावा भी इन 3 में से एक लेना ही लेना है, इसमें से भी एक लेना ही लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल लेट मी से आपने क्वेश्चन नंबर 2 यहां से ले लिया कि हम ये करेंगे, और सपोज जस्ट फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 यहां से ले लिया। नाउ टोटल 4 क्वेश्चंस हैव बीन अटेम्प्टेड, 1 5 2 7। अब बचता है एक क्वेश्चन, क्योंकि टोटल 5 करने थे। अब वो एक क्वेश्चन आप कहीं से भी ले सकते हो, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 6, इट कैन बी 8, राइट? थोड़ा सा हम लोगों को ये भी डिस्कस करना है, सर आप लोग डिस्कस करो कि ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ना दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। वैसे भी क्यू कैप में तो वो अपने फिक्स ऑर्डर में रहेंगे, लेकिन जैसे कि क्वेश्चन 1 किया, 2 किया, अब अगर आप 3 नहीं कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं और आपने डिसाइड कर लिया है कि 3 नहीं करना है हमें, तो स्ट्राइक डाउन कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। कई बार जल्दी में कोई एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा और कट होगा तो इसका मतलब वो आगे तक जाएगा। वैसे तो खैर पूरी कॉपी चेक करेंगे, बट फिर भी उसमें लिखा रहता है, इंस्ट्रक्शन में भी लिखा रहता है कि जो भी आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको स्ट्राइक डाउन कर दीजिए, उसको कट कर दीजिए। तो स्ट्राइक डाउन करते रहिए। एवरी क्वेश्चन इज हैविंग मल्टीपल पार्ट्स, बिल्कुल, किसी में 3 पार्ट होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी सी, तो आपका सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आप वो सेलेक्ट करिए जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो, ये तो हम कर ही लेंगे, सही, ठीक है? द मोमेंट दैट इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड ना, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, राइट? कोशिश करें कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पहले प्रेफरेंस दें, क्योंकि उसमें कम समय लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि थ्योरेटिकल करना ही नहीं है, करना है थ्योरेटिकल, लेकिन उसको सेकंड प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि थ्योरी लिखने में कई बार समय ज्यादा लग जाता है और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप ज्यादा किए होते हैं तो उसको क्विकली कर लेते हैं और आपको पता भी होता है। कई बार ऐसा हुआ, कोई क्वेश्चन ऐसा आया इसके 3 पार्ट हैं, 2 न्यूमेरिकल हैं और एक डेरिवेशन है। अब समझ लीजिए तीनों फुल स्कोरिंग है, बिल्कुल बिल्कुल, डेरिवेशन में भी कोई मार्क्स नहीं कटेगा, बिल्कुल, और रिजल्ट भी मालूम है आपको क्या आने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन को पकड़िए,
पहला क्वेश्चन मतलब पहले 2 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए बिल्कुल जो बस लगाया अटेम्प्ट और सोचना नहीं पड़ा, हो गए। अगर ये सिलेक्शन बढ़िया हो गया तो फिर समझ लीजिए पूरा पेपर। यहाँ एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, कई बार आपको लगेगा कि डेटा मिसिंग है, ठीक, तो क्लियरली एक इंस्ट्रक्शन आपको दिया रहता है कि अगर कोई भी डेटा आपको एज्यूम करना पड़ रहा है, लेट अस सपोज स्टैंडर्ड कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ रहा है कि आपको प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू या परमिटिविटी या फ्री स्पेस की वैल्यू या कोई भी वैल्यू आपको चाहिए, तो आप उस वैल्यू को यूज करें जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है और उसको मेंशन कर दें कि आपने ये वैल्यू यूज की है। तो क्लियरली मेंशन द वैल्यूज जो भी आपने अगर कोई कांस्टेंट यूज किया है, एंड देन यू आर फ्री टू यूज इट। अब सर डिस्कस करेंगे हाँ क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेस को बहुत यूटिलाइज करके काम करना है। एंड वी हैव सेलेक्टेड हियर जो रियल स्पेसिमेन बाय यूपीएससी जिन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया है। बिल्कुल देखिए सर, इसमें जो आपके पास ऐसे स्पेस दी रहती है, अब जैसे ये फॉर एग्जांपल के तौर पे यूपीएससी के द्वारा एक सिविल का दिया है, हाउ आर एग्रीगेट्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, व्हाट इज बल्किंग ऑफ सैंड। अब आपको इसको अटेम्प्ट करना कैसे है सर? इसको अटेम्प्ट करने का जो सबसे मतलब सही तरीका लगता है वो ये होता है कि आप सबसे पहले एक पेंसिल उठाएं। यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट्स मस्ट नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन, तो वी विल नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक अप सम स्पेस हियर, यहाँ पे हम कुछ जो कीवर्ड्स हैं इससे रिलेटेड जो हमें याद आ रहे हैं कि हाउ आर एग्रीगेट्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, उन कीवर्ड्स को पेंसिल से यहाँ पे नोट डाउन जरूर करिए, जो आपको जब आप फाइनल आंसर लिख रहे होंगे तो ये कीवर्ड्स उसको ऑर्गेनाइज करने में मदद करेंगे। नहीं तो पता चलेगा कि हमने एक पॉइंट जो इररिलेवेंट था वो पहले ही लिख दिया, रिलेवेंट पॉइंट्स यहाँ पे नीचे नीचे आ रहे जिसके लिए जगह कम बच रही है, फाइनली आते आते तक के जो बल्किंग ऑफ सैंड सेकंड पार्ट था उसके लिए स्पेस ही नहीं बची, उसको जैसे तैसे खत्म कर रहे हैं। अराउंड 3 years बैक इसको मिटा सकते हैं सर। हाँ, अराउंड 3 years बैक सर मुझे अभी भी याद आ रहा है, जैसे अपन ने पेंसिल से लिखा, हाँ, तो यहाँ पे नीचे जब आप यहाँ तक पहुंच गए लिखते लिखते इन कीवर्ड्स को आपने यूज कर लिया है, इसको मिटा दें यहाँ पे पेंसिल से। यस, व्हाट पॉइंट आई एम गोइंग टू हाईलाइट हियर, अराउंड करीब 3 साल पहले, इफ आई एम नॉट गोइंग टू मिस्टेकन, 3 या 2.5 साल पहले बी सिंह सर ने एक वीडियो बनाया था और उन्होंने इस बात को बहुत ही एम्फेसाइज्ड वे में बोला था, बहुत ही क्लियर क्रिस्प बोला था, बिल्कुल बिल्कुल, कि आंसर लिखने के पहले अकॉर्डिंग टू स्पेस आपकी एक माइंड में रिफ्लेक्शन आ जाना चाहिए कि इसका आंसर कितनी जगह में आएगा। बिल्कुल, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट आप अपने फॉन्ट साइज को एडजस्ट कर सकते हैं कि मुझे बड़ा लिखना है कि छोटा। बहुत प्यारा वीडियो था वो सर का, मैंने उस समय देखा था, and it was giving you very clear indication, and sir said, बी सिंह सर ने बोला था, this is called some kind of a mind mapping technique, right? ये एक माइंड मैपिंग टेक्निक है, मतलब क्लियर रिफ्लेक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्पेस कि मुझे कितना इसमें के अंदर मटेरियल लिखना है, वो मटेरियल क्या इस स्पेस में, इतना स्पेस अवेलेबल है आपके पास, 1 full page and 1 is a half page, तो क्या इतना ये आ पाएगा? अगर नहीं आ पाएगा तो अपने थोड़ा सा क्या करें, फॉन्ट साइज को कम करें, क्लियर लिखें, पॉइंट वाइज लिखें, कहीं कोई चीज अगर 4 पॉइंट में ना लिख के एक डायग्राम से रिप्रेजेंट की जा सकती है, फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट की जा सकती है, यूज करें। सो दिस इज कॉल्ड माइंड मैपिंग टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट। Before answer writing, you should be having a clear reflection of that answer image, एक वर्चुअल इमेज दिमाग में होनी चाहिए कि ये इसका आंसर है, ये स्पेस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल सर सेकंड क्वेश्चन है, मैं अगले पेज पे लेके गया हूं, ये सेकंड क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट हुआ, इसमें भी करीब करीब हमारे पास 1.5 पेज, अराउंड 1.5 पेज है। हाँ, ठीक है, तो ये बड़ा ध्यान रखना है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में, क्यू कैप में जो आपको मिलेगा, कि स्पेस को रियली यूटिलाइज करें। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल इनका एक और क्वेश्चन है, मैंने एक और दिखाया इनको। अब नाउ दिस इज सम काइंड ऑफ अ न्यूमेरिकल, 12 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। आप देखिए ऑलमोस्ट 75% पेज, 25% तो इसमें चला गया, 75% यहाँ अवेलेबल है, यहाँ 1 full पेज अवेलेबल है, एंड दिस इज अ न्यूमेरिकल। ठीक है ना, कोशिश करिए जो डायग्राम दिया होता है उसको दोबारा बनाएं। किसी पार्ट पे अगर आपको लगता है स्पेस इतना कम है कि डायग्राम आ ही नहीं सकता, इसका तो न्यूमेरिकल इतना सोल्यूशन ले जाएगा, तो जो क्लियर डायग्राम दिया आप उस डायग्राम को भी यूज करके अपने वेरियस एस्पेक्ट्स उस डायग्राम में शो कर सकते हैं। और अननेसेसरी के कैलकुलेशन स्टेप्स मत रखिए, जितने कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन के स्टेप्स हो सकते हैं, यहाँ आपका कैलकुलेशन नहीं चेक हो रहा है, वो स्टेप्स आप कैलकुलेटर पर करिए, आप 3 स्टेप 2 स्टेप कम कर सकते हैं हर क्वेश्चन में अगर इस तरह से करें। स्टैंडर्ड नोटेशंस को फॉलो करिए, सो दैट हर नोटेशन के आगे में लिखना ना पड़े, कि वेयर सिग्मा इज स्ट्रेस, दिस बाय सिग्मा इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर स्ट्रेस, राइट।
P is a standard notation for pressure, तो हर जगह लिखना नहीं पड़ेगा आपको where P is a pressure, बिल्कुल right? बिल्कुल तो this is something important. और तुरंत इमीडिएटली कूद नहीं जाना क्वेश्चन करने पर। अगर 1 मिनट आप क्वेश्चन को माइंड मैपिंग, जैसा सर ने कहा कि माइंड मैपिंग करने में लगा देंगे तो आपके 3-4 मिनट वैसे भी बच जाएंगे। बिल्कुल। थोड़ा ठहराव ला करके, हाँ, थोड़ा क्वेश्चन देख करके ठहराव लाइए, रिकॉल करिए कि आपने इससे रिलेटेड क्लास में क्या सीखा है, बिल्कुल उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करिए, फिर शुरुआत करिए। 1 मिनट नहीं लगता, 3 घंटे का टाइम है। मैं तो कहता हूँ कि 10 मिनट आप सिर्फ पेपर की स्क्रीनिंग बिल्कुल डिसाइड करिए क्या करना है, डिसाइड क्या करिए नहीं कौन सा करना है। क्वेश्चन करना है, सबसे पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल। So this is all what we have discussed here, यस सर, and I hope I wish you all the best. यस, हम सब लोगों की तरफ से बिल्कुल, पूरे बिल्कुल। we wish you complete from right. entire MEDZ, हाँ, right? We wish you all the best for your best outcome, right? और हमें मालूम है ये आने वाला है, बस थोड़ा सा ये लास्ट मोमेंट पे अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए, हाँ, ठीक है ना? और और इन वो सारे- हॉर्स बन जाइए जो लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल तेज भागता हो। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी लैप ऐसा होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। अभी तक एनर्जी आपने बचा के रखी है, वो सारी एनर्जी लगानी है लास्ट लैप में। we were also waiting to make this video, कितना Yes. पहले से सोच के बैठे थे, लेकिन हमने भी लास्ट में इसीलिए बनाया कि इसी समय आपको उस लेवल पे लेके आना है। बिल्कुल। आप किसी भी चीज में आप देखिए कि आपने अगर साल भर पूरा कंसिस्टेंट एफर्ट किया है तो अब वो एफर्ट फ्रूटफुल तभी हो सकता है जब ये लास्ट मोमेंट आप बहुत अच्छे से यूज कर लोगे और खुद के ऊपर आप भरोसा रखोगे। इस समय किसी भी तरह की निगेटिविटी आपको अपने दिमाग में नहीं लाना है कि आपने कम पढ़ाई की, ज्यादा। आप बहुत अच्छी पढ़ाई किए हैं तभी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हुए हैं, तो अपने आप पर बिल्कुल डाउट नहीं करना है आपको, अपने आप पर भरोसा रखना है। जो कुछ भी आपने पढ़ाई की है, 480 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें से 300 आपको करने हैं। तो अगर आप अपने आप पर भरोसा रखोगे तो 480 में से 300 मार्क्स आपको बड़ी आसानी से मिल अटेम्प्ट कर जाएंगे लोगे, और आप अटेम्प्ट कर आप कर लोगे। लोगे अटेम्प्ट। बिल्कुल बिल्कुल। एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका थोड़ा ध्यान रखिए बिल्कुल। और अच्छे से पेपर दे के आइए। द मोमेंट बिल्कुल। योर मेंस रिजल्ट्स विल बी आउट, जैसे ही मेंस रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे फिर मिलेंगे हम। MEDZ विल कम, फिर हम मिलेंगे राइट, आपसे। एंड वील बी प्रोवाइडिंग यू पूरे एंटायर MEDZ पूरा। will provide you the best guidance for the interview performance, how you are going to crack your personality test as well, बिल्कुल, right? बिल्कुल। तो मॉक इंटरव्यूज वगैरह वो सब, जैसे ही इंजीनियरिंग सर्विसेज का फाइनल रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट आ जाता है एंड यू आर नाउ कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, तो समझिए ये वो सारी यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सो MEDZ इज ऑलवेज अंडर इन योर पाथ। और एक पॉइंट ऐड करना हाँ जी चाहूंगा, सर। अगर पेपर देते वक्त आपको ये लग रहा है कि पेपर डिफिकल्ट है तो प्लीज गिव अप मत करिएगा, क्योंकि डिफिकल्ट है तो सबके लिए लिए, है। sir, relative इसका performance। एग्जांपल मैं देता हूं, इस साल प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज का पेपर डिफिकल्ट था, तो जिन लोगों ने गिव अप कर दिया वो 40 मार्क्स भी नहीं ला पाए और क्वालिफाई नहीं हो पाए, Correct। जो बेसिक कट ऑफ चाहिए थी। लेकिन जिन्होंने नहीं गिव अप किया, खासतौर पर ईसी में सर 130 मार्क्स के आसपास प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रही है। ओके ओके, हाँ, तो अगर पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ कम जाएगी, सबके लिए जाएगी। बिल्कुल। तो आपको अपना बेस्ट देना है, पूरे पेपर में से वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेने हैं जो आपको आते हैं। पेपर डिफिकल्ट होने पर एकदम से ये नहीं कर देना है कि अब हमारा कुछ होगा ही नहीं, अब ऑप्शन आप कुछ भी करने लगे, ऐसा भी हैव कॉन्फिडेंस। डिफिकल्ट है तो सबके लिए है, कोई क्वेश्चन बड़ा आया है सबके लिए आया। हाँ। किसी क्वेश्चन में आपको लगता है तो इट इज ऑल योर, वो 3 घंटे की परफॉर्मेंस है, आपको सेलेक्ट करना है उस समय कि 20 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हैं, कौन से 20 नंबर का क्वेश्चन कम समय में सॉल्व होकर हमें जल्दी कॉन्फिडेंस बिल्कुल, वो पहले अटेम्प्ट करिए, राइट? बिल्कुल। सो बहुत बढ़िया। ठीक, entire that's all team, from our entire team, entire MEDZ team is giving you best wishes for your best performance. बिल्कुल। ऑल द बेस्ट, रॉक ऑन, और मिलते हैं God bless you आफ्टर दिस एग्जामिनेशन। हम लोग Right. मिलते हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए। ऑल द बेस्ट All the एवरीबॉडी। best. All the best. थैंक यू। For more such informative content, subscribe to the MEDZ YouTube channel and press the bell icon to make sure that you never miss an important update.